और मैं डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ाती हूँ और जो भी कुछ करती हूँ इस रिसर्च से मैं अफकोर्स जुड़ी हुई हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से उसी टाइम की शुरुआत से इस वक्त रिसर्च का जो बिल्कुल पहला ऊपर का जैसे मलाई होती है ना दूध के ऊपर, वैसा एकदम पहला रिजल्ट जो आया है वो मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये अगली बारी जब मैं प्रेजेंट करूंगी तो ये रिजल्ट बदले हुए होंगे, नहीं, ये रिजल्ट पहला लेयर तो है, लेकिन इसके आगे भी नीचे नीचे बहुत ज्यादा डेटा जो हमारे पास आया है वो बहुत कुछ बोल रहा है और उसको अच्छी तरह से समझना और प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ। शुरुआत करते हैं कि क्यों करें पैन इंडिया सर्वे, क्यों करें। मतलब सेक्स वर्कर्स के बारे में सर्वे तो हो चुके हैं, सेक्स वर्कर्स से पूछा भी रहा है, सबको वैसे कुछ पता नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, तो फिर पूरे देश का सर्वे करने की जरूरत क्या है, ये पहला सवाल है। और जरूरत ये थी जो हमें महसूस हुई कि पैन इंडिया सर्वे तो किए जाते हैं, इंटरनेशनली भी किए जाते हैं, यूएनएड करती है, नारी करते हैं, बहुत सारे लोग पूरे इंडिया के सेक्स वर्कर्स के सर्वे करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो होता है वो उसमें दो चीजें होती है। पहला चीज होती है कंट्रोल, हाइजीन, क्योंकि वो HIV के दृष्टिकोण से ये सर्वे करते हैं। तो कहाँ है वो सेक्स वर्कर जिनको हमें पकड़ना है, ये उनका दृष्टिकोण होता है, नंबर 1। और नंबर 2 उनका ऑब्सेशन होता है कि कितने सेक्स वर्कर्स इंडिया में हैं। उनको नंबरों से बहुत ही दिलचस्पी होती है कि बॉम्बे में 10 है या 12 है, उनके लिए ये बहुत अहमियत है, क्योंकि उनसे इंफॉर्मेशन करके उनको पकड़ना है और HIV के बारे में कुछ तो भी करना है। तो पहला हमें ये लगा कि पैन इंडिया सर्वे में नंबर काउंटिंग हमने नहीं करनी है, कितने सेक्स वर्कर इंडिया में है ये मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है इंडिया में, किसी ने सर्वे किया है? नहीं किया। कितने डॉक्टर है इंडिया में? तो ऐसे सर्वे कभी होते नहीं है। सेक्स वर्कर के बारे में हमेशा ये आइडियोलॉजिकल चीज है कि कितने हैं, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले हमने इससे हटना, एक नंबर हमने नहीं करने। दूसरी बात ये है, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी कि अगर 50 साल पहले हम अगर पैन इंडिया सर्वे करने की कोशिश करते तो ये नामुमकिन था। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ में सेक्स वर्क करने वाली औरतें थी वो, जो साउथ में सेक्स वर्क करती थी वो, नाचने गाने वाली औरतें वो, देवदासी अलग, इनमें इतनी डाइवर्सिटी थी कि एक क्वेश्चन लेके हम सबको पूछ नहीं सकते थे 50 साल पहले। आज सिचुएशन ऐसी है कि एक क्वेश्चन पूरे देश में जा सकता है। एक तो एक प्रकार की सिमिलैरिटी, समानता आई हुई है, और दूसरे साइड से एक एक्सेस भी हो गया है जो पहले नहीं था। एक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन से। HIV के बाद की ही बात है, लेकिन HIV की बात के बाद की एक अच्छी बात यह हुई है कि एक एक्सेस है कि हम जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मार्जिनल ये ग्रुप है, बहुत मार्जिनल है, और उनके पास जाना बहुत मुश्किल है, उनसे सवाल पूछना बहुत मुश्किल इसलिए है। एक्सपर्ट की पर्टिकुलरली रियलिटी मैंने काफी सर्वे किए हुए हैं। जब मैं सवाल पूछती हूँ तभी उसकी रियलिटी बदलती है, वो उसकी सोच ही बदलने लगती है। तो ये जो पूछना और उससे जवाब मिलना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा और उसका जवाब मिल गया, ऐसा नहीं है। जब मैं पूछने जाती हूँ तभी उसका दिमाग बदलने लगता है। तो ये जो फाइंडिंग प्रक्रिया है ना, ये मिलना और पूछना और उससे जो भी जवाब मिलवाना, ये ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प चीज है। लेट्स गो फर्दर। तो
इसको लेकर के जो रियलिटी जो ऐसी है जिसको हम अगर टच करें तो वो बदलती है, ऐसे में हम क्वेश्चनर कैसे तैयार करें? क्योंकि क्वेश्चनर पूरे इंडिया में जाएगा, मतलब एक रिसर्च टूल, एक ही रिसर्च टूल पूरे इंडिया में जाएगा। क्या मालूम जो हम नागालैंड की लड़कियों से पूछेंगे वो केरल की लड़कियों को रेलेवेंस होगा या नहीं होगा, यू नो। क्योंकि तीसरी बात ये भी है जो मैं यहाँ पर बोलना भूल गई, वो ये है कि रिसर्च सेक्स वर्क में जो नॉन HIV ऐसा है जो सेक्स वर्क के बाजू में से आता है, वो रिसर्च भी ऑल इंडिया लेवल पर नहीं है। वो हमेशा या तो कलकत्ता से आता है या बम्बई से आता है या दिल्ली से आता है। नागालैंड में क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। जिसकी जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ रिसर्च होता है, जहाँ लाइट है, जहाँ अंधेरा कम है वहाँ रिसर्च होता है, जहाँ अंधेरा है वहाँ कोई जाता नहीं है, कोई पूछने नहीं जाता। इसलिए जब हमने क्वेश्चनर तैयार किया तो मैंने एक एकेडमिक की भूमिका से, प्रोफेसर की भूमिका से क्वेश्चनर रेडी किया। और फिर एक दिन मैं मेरे ख्याल से चंदा के साथ बैठी थी और जो फैमिली की एक सेक्स वर्कर है उसको मैंने ये सवाल पूछे मेरे ऑफिस में, और मैंने पूछे सर तो मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे बोलते क्या पूछ रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि मैं ये नहीं पूछ सकती, तो फिर मैंने चंदा से पूछा कि भाई मतलब तू क्या पूछना चाहिए। ऐसे करते करते कुछ 2 महीने 3 महीने 4 महीने काफी सारे सेक्स वर्कर के साथ बैठकर, ट्रांसजेंडर के साथ बैठकर, कोकी के साथ बैठकर मैं खुद बैठी और हमने क्वेश्चनर रेडी किया। वो क्वेश्चनर परफेक्ट है ऐसा मैं नहीं कह सकती, हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चनर परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रियलिटी परफेक्ट नहीं है। सो ऐसे नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चनर ही पूरा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनर जैसा भी सेक्स वर्कर के दृष्टि से आया है उसको हमने लेकर 2008-2009 में ऑल इंडिया वी ट्राई टू कलेक्ट द डेटा। अब जब हमने सोचा कि ये सैंपल कहाँ से ले, किनको कांटेक्ट करें, क्या करें, तब हमने एक डिसीजन ऐसा लिया कि जो सेक्स वर्कर्स ज्यादा ऑर्गेनाइज है, जैसे कि वैट है या DMSC है, जो ज्यादा ऑर्गेनाइज है उनको हम अपने सैंपल में नहीं लेंगे। जितने कम ऑर्गेनाइज औरतें हैं उनको हम अपने सैंपल में लेंगे। ये नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज है तो हम उनको नहीं लेंगे फॉर श्योर, ऐसा भी नहीं। कोई ऑर्गेनाइज भी इसमें है, लेकिन हमने ज्यादा कोशिश ये की कि ज्यादा करके औरतें जो बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिसाइज स्पेस के बाहर है, उनको हम जाके पूछेंगे इसलिए क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है, और वैन की औरतें यहाँ पर भी बता सकती है कि वैन की औरतें कहीं जाके और बताएंगी कुछ तो उनको कहा जाता है, और मैं खुलेआम कह सकती हूँ कि उनको कहा जा सकता है तो मीना ने सिखाया है, तुम नहीं बोल रहे। इसलिए हमने सोचा कि मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं कि हमें आंसर जो पहले से ही बताए गए हैं वो मिले। इसलिए हमने पॉलिटिसाइज स्पेस के बाहर के लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बारे में मैं बोल चुकी हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल पर पहला सवाल हमसे पूछेंगे कि तुमने मेथोडोलॉजी क्या यूज की, और अगर मेथोडोलॉजी नहीं ठीक हो तो हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं हो। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तो तुम्हारा रिजल्ट ठीक नहीं है। इसलिए हमने काफी कोशिश की कि हमारी मेथोडोलॉजी जितनी भी हो सके, इट हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी, इट कैन नॉट बी रिजिड। आई एम नॉट, मैं एक्सचेंज रेट के बारे में रिसर्च नहीं कर रही, मैं जिंदा लोगों के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। इसलिए मेथोडोलॉजी को मेरे को देखना होगा कि कब मैंने क्या करना है। तो आगे जब मेरे हाथ में सारा डेटा आया तो आगे मैं सोचने लगी अब इसका करें क्या, मतलब इसका मैं समझूं कैसे इसको। क्योंकि बात यह है कि इवन सेक्स वर्क के रिसर्च में भी ऐसा है कि एक ही सत्य जो है वो तुम इस साइड से भी देख सकते हो और उस साइड से भी देख सकते हो, और तुम कह सकते हो कि ये सत्य है और दूसरा कोई कह सकता है कि ये सत्य है। इसलिए मुझे अपने आप के लिए तय करना था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ इस डेटा के बारे में। तो मैंने ये फैसला किया, मैंने मीना के साथ भी बात की,
मैंने मीना को कहा कि देख मैं कोई आइडियोलॉजी को डालती नहीं हूँ, कौन क्या कहेगा मुझे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे डेटा जो बोलता है मैं सिर्फ उसी को एकदम न्यूट्रल एंगल से कि मेरा अपना कुछ ना डालते हुए जो डेटा बोल रहा है वो मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। अगर वो जो तू कहती है उसके आगे सुनो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही डेटा बोलेगा मैं वैसे ही प्रेजेंट करूंगी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सिर्फ बेसिक क्लीन डेटा करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किए टेबल। तो मुझे याद आया कि मैंने एक बार ये पढ़ा था EMSC का एक मैनिफेस्टो, सेक्स वर्कर्स मैनिफेस्टो जो 97 में आया था। वहां पर लिखा गया था कि औरतें सेक्स वर्क उसी के कारण लेती है, काम करना शुरू करती है, जैसे कोई रिक्शा वाला आदमी कलकत्ता आके रिक्शा चलाने लगता है। जैसे वो काम ढूंढता है वैसे औरतें भी काम ढूंढती है। मैंने इस पर काफी सोचा और फिर मैंने सोचा कि माफ करना मगर रिक्शा वाले को सिर्फ 20-25 रुपए मिलते हैं और जो काम करने वाली सेक्स वर्कर है उसको तो 300 मिलते हैं। तो ये काम का एक तो इनकम में जो पैसा मिल रहा है उसमें पहला फर्क है, और दूसरा ऐसा कभी नहीं होता कि एक आदमी कलकत्ता आता है और सोचता है अरे मैं क्या करूं, फिर मैं सोचता है अच्छा ठीक है मैं रिक्शा चलाता हूँ। औरत कलकत्ता आती है और सोचती है अरे मैं क्या करूं, चलो सेक्स वर्क करते हैं। ऐसा नहीं होता। जो सेक्स वर्क करती है उसको अपने जीवन में उसने क्या काम किया, उसका उसको कितना पैसा मिला और फिर सेक्स वर्क करे तो कितना पैसा मिलेगा ये वो खुद जानती है। तो उसके पास ये एकेडमिक फ्रीडम नहीं है कि रिक्शा चलाऊं तो कितना रुपया मिलेगा, हाउस वाइफ बनूं तो कितना रुपया मिलेगा, स्क्रैप कलेक्ट करूं, कचरा ले लूं तो कितना पैसा मिलेगा, सेक्स वर्क करूं तो कितना पैसा मिलेगा। अच्छा ऐसा मिलेगा, ठीक है फिर मैं सेक्स वर्क करती हूँ। ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने जो 3000 औरतें मेरे पास थी, पहले मैंने देखा क्वेश्चनर में हमने डाला ही था पहले कि सेक्स वर्क करने से पहले तुमने क्या काम किया, उसके कितने रुपए मिलते थे, वो तुमने क्यों छोड़ा, सेक्स वर्क में तुम क्यों आई, सेक्स वर्क में तुमको कितने पैसे मिलते थे, सेक्स वर्क तुमने छोड़ा, सेक्स वर्क करने के बाद तुमने दूसरा काम किया या नहीं किया। जब पहला काम छोड़ा तो सेक्स वर्क के साथ वो काम चालू रखा या उसको छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि सेक्स वर्क एज वर्क should be placed in the context of the woman's choice rather than we outsiders saying that she chose this. If she chose this, then she should tell us why she chose it. अगर उसने ये चॉइस किया है सेक्स वर्क करने का तो उसी को हमें बताना चाहिए कि उसने ये क्यों किया।